तो आवाज आ रही है। ओके, थोड़ा बोल के देखना। आज मैंने सिस्टम चेंज किया है, शायद आवाज आ सकती है मुझे। हेलो। ओके, आज भी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है। वो जो क्वेश्चन बैंक कर लिया था, तो उसके रिगार्डिंग सबने देखा है सब कुछ। ओके, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है समझने में, या अब तक जो भी चीजें हो चुकी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना ही है रिगार्डिंग आप तो जो भी हो, टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। Let's take nice statistics. Okay. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स, और आपको जो है वो मेडिको स्टैटिस्टिक्स या बायो स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, लैटिन मीनिंग जो है स्टैटिका करके एक वर्ड होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसका एक्चुअली लिटरेचर मीनिंग है, इन अ ग्रीक लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, वॉट एवर यू आर गोइंग टू फाइंड इन बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च और मेडिकल रिलेटेड रिसर्च, और वॉट एवर द मेडिको लीगल रिलेटेड रिसर्च, जो भी आपको डाटा ऑब्टेन हो रहा है, अगर उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे लगाया जाए, दैट वन इज द बायोस्टैटिस्टिक्स।
बायोस्टैटिस्टिक्स के जो भी है दो टाइप्स पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि वहां पे हम टेस्ट लगाते हैं अलग अलग, और वहां पे हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना पड़ता है, आइदर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमें जो भी डाटा मिल रहा है उसको एज अ डिस्क्रिप्शन है मैनर करना है, तो इस हिसाब से चलना पड़ता है। ओके। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में समराइजिंग डाटा क्या क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी जब भी होगा, दैट मीन्स हाउ मच योर डाटा इज centralized according to the collection or whatever the research question। सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है इसमें, तो होता है मीन, मीडियन एंड मोड। है। उसके बाद में अगर वेरिएशन, समरी डिफरेंस अगर आ रही है, तो रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये सब चीजें भी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी में ही कंसिडर होती है। द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। मीन मीन्स क्या होता है, arithmetic mean, whatever data you are going to collect, that should be in a quantitative manner, उसको समराइज करना है और डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। ओके। तो यहाँ पे याद रखना, द सैंपल मीन डिनोटेड बाय द एक्स बार एंड पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय द म्यू, इसको हमेशा याद रखना। ओके। मीडियन, मीडियन जो है वो पोजीशन के हिसाब से होता है। जैसे मुझे डाटा मिल गया कि मैंने 10 लोगों का डाटा इकट्ठा कर लिया रिगार्डिंग द हाइट, तो फिफ्थ नंबर पे जो भी डाटा आएगा दैट वन इज माय मीडियन। ओके। तो वो यहाँ से कैलकुलेट करो या वहां से कैलकुलेट करो, आइदर फ्रॉम लोअर एंड और फ्रॉम द अपर एंड, जो भी मिडल पोजीशन होगी वो होता है मीडियन। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज में यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके। तो यहाँ पे मीडियन जो है, तो यहाँ पे 3 छोड़ दिए, यहाँ पे 3 छोड़ दिए, जो भी मिडल वाला है उसको हम लेते हैं मीडियन, जो भी मिडल नंबर आएगा। तो कई बार दो दो मीडियन भी हो सकते हैं, कई बार सिर्फ एक मीडियन हो सकता है। मोड इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट इन फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं 100 लोगों की हाइट ले रहा हूँ और सबसे ज्यादा नंबर डिस्प्ले हो रहा है 5 फीट 5 इंचेस, तो ये होता है मेरा मोड। तो मोड is the only location statistics that we use for a nominal data which is not measurable। ओके। मीडियन और मीन कभी भी नॉमिनल डाटा में यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोड को हम नॉमिनल डाटा में यूज कर सकते हैं। दैट वन इज अ नॉन मेजरेबल थिंग, उसी में हमें मिलता है। तो मोड कहाँ पे यूज होता है, सबसे ज्यादा होता है जैसे एपिडेमियोलॉजी में यूज होता है, मोर्टेलिटी रेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स अगर डालनी है किसी चीज को उसमें यूज करना है, तो उस टाइम पे मोड का यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? तो अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जहां जो अपीयर हो रही है आपके सामने इन डाटा सेट, दैट वन इज अ मोड। लेकिन बहुत बार बाय मॉडल एंड मल्टी मॉडल सिस्टम की होती है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी डाला जाएगा, एक डाटा सेट दिया जाएगा, फाइंड द मोड। ओके। तो वहां पे आपको देखना है कि बाय मॉडल है या मल्टी मॉडल है। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट जो भी रो है ऊपर वाले, वहां पे हमने देखा कि सिर्फ 10 नंबर जो है 10 फ्रीक्वेंसी 10 जो भी ऑक्टेन डाटा है वो 3 बार आ चुके हैं। सो हमारा यहाँ पे मोड हो गया है 10।
लेकिन जैसे ही नीचे वाले पे जाएंगे तो 10 नंबर जो है हमें 3 बार डाटा सेट में मिल रहा है, और उसी हिसाब से 4 नंबर भी आपको 3 बार दिख रहा है। सो दैट वन इज अ बाय मॉडल। और इसी हिसाब से अगर डाटा सेट में मोर देन 2 नंबर्स इन अ सेम मैनर में सेम फ्रीक्वेंसी पे मिल रहे हैं, सेम डाटा मिल रहा है, दैट वन इज अ मल्टी मॉडल। ओके, तो ये मीडियन का फॉर्मूला है, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना। द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो इसमें ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर। ओके, इफ मीन मीडियन मोड, मीन का हमने देख लिया, एन इज ऑड, ऑड नंबर पे अगर वट एवर द सैंपल साइज है तो उस टाइम पे मीडियन कैसे निकालना है। और इफ एन इज इवन नंबर, दैट मीन्स वट एवर द गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी इज इन इवन नंबर, तो उसको किस फॉर्मूले से निकालना है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मुलेशन है वो पूछे जाते हैं। मोड के लिए भी वही चीज है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि हाइट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास में हाइट में सबसे मिनिमम जो भी डाटा सेट है उसमें से मिल रहा है कि 4.1 इंचेस, और सबसे हाइटेड पर्सन मिल रहा है मुझे 6.2 इंचेस। सो वट एवर द रेंज, रेंज क्या आ जाएगी, 4 फीट टू 6 फीट, दैट मीन्स द 2 फीट इज द रेंज ऑफ दैट डाटा सेट। 2 फीट इज द रेंज ऑफ डाटा सेट। अब ये रेंज निकालने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर हमें पता है कि लोअर एंड क्या है और अपर एंड क्या है, और हमारा मीडियन अगर 4.5 आ रहा है, और अगर हमारा मीन 4.5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा सेट, हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी है वो टुवर्ड्स लोअर एंड समराइज्ड है, वहां पे सबसे ज्यादा इंटीग्रेटेड है। तो उस टाइम पे हमें अरिथमेटिक मीन से ज्यादा कुछ भी कैलकुलेशंस या जो भी हम स्टैटिस्टिक लगा रहे हैं उससे फायदा नहीं होने वाला। सो मीन का डिसएडवांटेज क्या है, मीन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि दैट वन इज नॉट रिलाय ऑन द रेंज। अगर डाटा सेट अपर लिमिट के पास में इंटीग्रेटेड है या लोअर लिमिट के पास में इंटीग्रेटेड है, वो हमें प्रॉपरली बताता नहीं है। दैट शुड बी गिवन बाय ओनली विथ अ मोड। ओके, तो उस टाइम पे हमें इसका यूज करना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, तो ये डेफिनेशन जो है, defined as the interval between the values of upper quartile and the lower quartile, that one is a interquartile range। ये जो है, अगर आपका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में Q1 एक डाटा सेट है, Q2 75% है, और इसके बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं, जितना भी डाटा आ रहा है, दैट वन इज अ इंटरक्वार्टाइल रेंज, दैट वन इज अ मीडियन। इसकी जो चीज है तो उसी हिसाब से चलेगा। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन किस पे डिपेंड होता है, मीन डेविएशन डिपेंड होता है आपका लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री एंड व्हाट एवर द मीन, मीडियन एंड अरिथमेटिक मीन, दैट मीन्स द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा सेट, उस पे होता है मीन डेविएशन। इन अ सिंपल वर्ड, अगर हम मीन डेविएशन को ले लें, जैसे मैंने भी बोला था कि हाइट के हिसाब से चले, अगर हमारा अरिथमेटिक मीन आ रहा है 5.5, ओके, और हमारा लोअर लिमिट है 4 एंड अपर लिमिट है 6, तो हमारा जो भी अरिथमेटिक मीन डेविएशन है वो एक्चुअल डाटा सेट से कितना वैरी करता है। और इसी के हिसाब से हमें आगे चल के देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन,
मीन डेविएशन के ऊपर ही स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स वॉट एवर द स्टैंडर्डाइज difference between observed value and mean value of that particular data set, which is very important in a biostatistical range to calculate for the conclusion. Calculation for the conclusions. Okay. Standard deviation is the square root of average of a square deviations of the observation from the arithmetic mean. Okay, and also standard deviation is called as the variance. Okay, and standard deviation is denominated by this sign. इस साइन को आज ही अपने दिमाग में क्लियरली मेंशन कर लेना, याद कर लेना। और ये एक चीज याद कर लेना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरिएंस, और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है, द कंपेयर द रिलेटिव वेरिएबिलिटी इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सिर्फ ये, बाकी चीजें नहीं पूछने वाले। ये जो कोएफिशिएंट वेरिएंस है उसका फॉर्मूला याद रखना। That one is the standard deviation divided by the arithmetic mean into 100. That one is the coefficient variance. इसको डिटेल में जाना कोई भी जरूरत नहीं है। अगर डिटेल में जाओगे बस इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो याद कर लेना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉर्मूला है कि ये कि रेंज का कोई ये नहीं है इशू। एंड समरी, ओके, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कब कब यूज करना है, मीडियन कब यूज करना है, और इंटरक्वार्टाइल रेंज कब यूज करना है, मोड एंड रेंज कब यूज करना है, तो ये याद रखना। इफ नो एक्सट्रीम वैल्यू डिफरेंस हो, जैसे अगर मेरे पास में डाटा सेट में एक वैल्यू आ रही है, एक लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री जा रही है 1000, so there is a no use of that mean or a standard deviation. At that time we should use a median or mode. ये पूछा जा सकता है। mean and standard deviation are used the most, though it is not helpful in a scattered data, but that one is used most because we are doing a research, and in research the inclusion exclusion criteria or the prior establishing that particular data boundaries for the data set is a predefined, so we can calculate, we can control that upcoming or the obtaining value of a data. Okay, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना। द स्केल ऑफ मेजरमेंट, कौन से स्केल पे क्या क्या यूज कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल पे जैसे पहले ही मैंने बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल पे मोड ही यूज हो सकता है। ऑर्डिनल स्केल पे लास्ट कल देखा था हमने मीडियन एंड मोड यूज होता है। इंटरवल स्केल पे तीनों भी यूज हो सकते हैं। रेशियो स्केल पे तीनों भी यूज हो सकते हैं। इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दैट वन इज अ और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक चीज याद रखना, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट गिव्स probabilities of occurrence of different possibilities or different possible outcome of an experiment. तो इसमें होता क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वेदर द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along with the central tendency of that particular data set. Okay, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो याद रखना। इट इज अ कंटिन्यूअस यूनिमॉडल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। द टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
extended to infinity in each direction that should not be touched with the x axis. ये बहुत मतलब स्टैंडर्ड मैनर में है. दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वन इज अ गॉसियन कर्व. ओके, टू पैरामीटर्स. इट इज डिस्क्राइब्ड बाय टू पैरामीटर्स ओनली, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, तो यहाँ पे ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अगर इसको हम ये जो दोनों तरफ के बेल शेप जो भी आ रहा है उसको अगर हम एक्सटेंड कर ले तो दैट वन इज नॉट गोइंग टू टच. ओके, the total standard area is denoted by the alpha. That one is a type 1 error. ये जो अल्फा बाय टू, ये जो दिख रहा है आगे देखते हैं हम लोग, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये बेल शेप का जो कर्व है वो कभी भी टच नहीं होगा. जो हम पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन द रिसर्च कैटेगरी, वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड होता है. जैसे अगर हम अल्फा 0.5 पे ले ले तो इतना जो भी डाटा है दैट कैन बी वैरी. ये जो डाटा है हम ओमिट आउट कर रहे हैं इन द कैलकुलेशंस. अगर हम अल्फा 0.01 ले रहे हैं, दैट मीन्स दिस मच काइंड ऑफ अ डाटा वी आर गोइंग टू ओमिट आउट, और वी आर टेकन इट एज अ स्टैंडर्ड एरर. एंड अल्फा अगर हम 0.001 ले रहे हैं, that means only few of data we are going to omit. That means whatever the percentile error we can assume in our research, that one in this manner. अगर हम 0.5 पे लेते हैं 0.05, that means the 5%, यहाँ पे 1%, और यहाँ पे बहुत निग्लिजिबल हो जाता है. तो likewise we are going to take it as a thing. तो क्रिटिकल रीजन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. दैट वन इज अ गॉसियन कर्व. अब स्क्यूनेस जो है, तो स्क्यूनेस क्या क्या होता है? स्क्यूनेस यहाँ पे अगर आपने देखा, एक तरह का डाटा है, दूसरी तरह का डाटा है, और तीसरी तरह का डाटा है. यहाँ पे क्या है कि एक जो पहली वाली इमेज है उसमें क्या होता है, सडनली बढ़ गया है, उसके बाद में पॉजिटिव लेवल पे बहुत ज्यादा उसको इलोंगेशन मिल रहा है. दैट मीन्स द स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. यहाँ पे आपको याद रखना है. ओके, स्क्यूनेस पे, पॉजिटिव स्क्यूनेस पे मीडियन, मोड, मीडियन एंड मीन इसी लेवल पे आपका प्लॉटिंग में आएगा. सबसे पहले आपको मिलेगा मोड, उसके बाद में आएगा मीडियन, उसके बाद में आएगा मीन इन अ पॉजिटिव स्क्यूनेस फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एग्जैक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट मिल जाए, तो एट दैट टाइम एक सिंगल पॉइंट पे मीन, मीडियन और मोड अवेलेबल होंगे. और निगेटिव स्क्यूनेस में सबसे पहले आएगा मीन, फिर आएगा मीडियन, फिर आएगा मोड. पॉजिटिव स्क्यूनेस में पहले आता है मोड, फिर आता है मीडियन, फिर आता है मीन. निगेटिव स्क्यूनेस में सबसे पहले आएगा आपका मीन, फिर आएगा मीडियन और फिर आएगा मोड. पॉजिटिव और निगेटिव स्क्यूनेस में मीडियन हमेशा बीच में ही मिलेगा. इसको भी याद कर लेना. ओके, अब चलेंगे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे. ओके, inferential statistics allows to use a generalized form to our. स्क्रीन शेयरिंग क्यों बंद हो गया?
दिख रहा है स्क्रीन? ओके। अब इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कब यूज होता है? जब हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए होते हैं, तो अचीव समथिंग ऑब्जेक्टिव्स के लेवल पे होता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस जिस भी टाइम आपको डाटा सेट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एनालिटिकल टेस्ट यूज करना है, तो उसके हिसाब से ही टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे if data collected of the in the study, if that one is a non-parametric or parametric, if that one is a nominal, ordinal, जो भी स्केल के हिसाब से देखा जाए, अगर उसके बाद में क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, उस पे हमें टेस्ट कौन सा लगाना है वो समझ में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, उसके अकॉर्डिंग भी हम टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एज पर दैट वन, द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना। और पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें भी बहुत ज्यादा है। जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट में कई बार थोड़ा सा अलग लेवल पे भी पूछा जाता है, एनकोवा और मैनकोवा टेस्ट, जो पैरामेट्रिक में यूज होते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अगर एनोवा में यूज किया जाए तो उसको एनकोवा बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग जो है वो मैनकोवा होती है, उसी में भी मैनोवा टेस्ट में अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखा जाए। स्ट्रिक्टली आज एक चीज बता रहा हूँ, आपको जो भी पूछा जाएगा वो टी टेस्ट, एनोवा, इसके अकॉर्डिंग, जेड टेस्ट इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। टी टेस्ट हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि 30 सैंपल साइज अगर हो तो उस पे यूज किया जा सकता है, उसके अगर नीचे हो या 30 हो वही हम टी टेस्ट लगाते हैं, ऐसा हमारा मिसकंसेप्शन है। तो आज ही बता देता हूँ कि when there is a one dependent variable and one independent variable present in the study to analyze, ओके, इन अगर हाइपोथेसिस में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके बाद में भी नेचुरल सेटिंग्स भी हम बदल नहीं रहे हैं, ग्रुप्स भी बदल नहीं रहे हैं, एट दैट टाइम in a, with a n number of sample size we can use t test, we can use t test। z कब लगानी है? if we are changing the natural settings for the particular groups with one dependent and one independent variable, then we can use z test। ANOVA कब लगानी है? if we are having more than two groups for the one dependent or two independent or more than that one, or vice versa, then we are going to use ANOVA test। हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन आता है कि बुक्स में लिखा हुआ है कि 30 सैंपल साइज पे ही टी टेस्ट अप्लाई करना है, तो ऐसे नहीं होता है। ये ये डिपेंडेंसी होती है वेरिएबल्स विच वी आर गोइंग टू यूज। ओके। दूसरी चीज कई बार पूछा गया हुआ है कि
ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये कंक्लूजन आया, क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ कि ये रिसर्च स्टडी में ये कंक्लूजन आया हुआ है, उसका नल हाइपोथेसिस ये था और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था। तो व्हाट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, उसमें आता है null hypothesis accepted, null hypothesis rejected, null hypothesis neither accepted nor rejected, or the alternative hypothesis accepted, alternative hypothesis rejected। रिजेक्टेड ये वर्ड कभी भी रिसर्च में यूज नहीं होता है। फेल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, फेल टू एक्सेप्ट रिसर्च हाइपोथेसिस, इस तरह का वर्ड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, आइदर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, that should be applied on a null hypothesis। हम कभी भी रिसर्च हाइपोथेसिस पे टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं, नल हाइपोथेसिस के लिए हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस के लिए नहीं। ये चीज आज ही याद रखना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टाइप वन एरर प्रीफिक्स्ड एज अ 0.05। टाइप वन एरर में क्या है कि आइदर नल हाइपोथेसिस इज अ प्रूवन, जैसे ड्रग एक काम नहीं कर रहा है डिसीज पांडु में, ये हमारा हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि ड्रग ए पांडु में काम कर रहा है, गिविंग अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ पांडु, ऐसे हमारा अल्टरनेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस है। Though the research hypothesis is incorrect, we are not going to accept that one in regarding our study due to the human error, due to the error, due to the bias. We are taken it as a acceptance. So that one is a type one error, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एरर। ओके, तो ये भी याद रखना, अल्फा एरर इज अ टाइप वन एरर, जहां पे जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट मतलब फॉल्स, फेल टू एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। क्वेश्चन ये आता है, टू मिनिमाइज टाइप वन एरर द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग व्हाट शुड वी कैन यूज इन आवर रिसर्च स्टडी। तो बहुत सारी चीजें दी हुई होती है, तो अभी बता के रखता हूँ कि उसमें ढूंढना है कि सैंपल साइज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने वाला ऑप्शन कौन सा है। वो अलग अलग मैनर में ऑप्शंस हो सकते हैं, उसका वर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको उसको पढ़ना है प्रॉपरली। ये क्वेश्चन आता है, पीएचडी के एंट्रेंस में भी बहुत बार आ चुका है। टाइप वन एरर कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सैंपल साइज बढ़ा के, सैंपल साइज मैक्सिमम करके। ओके, टाइप टू एरर क्या है कि आपने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और टाइप टू एरर कांट बी मिनिमाइज, कितना भी आप परसेंटेज ऑफ सैंपल बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, वो सेटिंग्स पे या वॉट एवर द स्टडी डिजाइन पे होता है। सो टाइप टू एरर क्या है, वन माइनस बीटा। ओके, डिनोमिनेटेड एज अ बीटा। ओके, इसको भी याद रखना, बाकी इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स द ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर हैपनिंग इन अ पॉपुलेशन, दैट वन इज अ प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे डायस दिखाया हुआ है, अगर मैंने डायस घुमाया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सिक्स नंबर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डायस, तो वो कितना होता है, 1/6। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 by throwing dice, that one is the
0.166, and probability is also called as the proportion or the prevalence. Prevalence means the occurrence of particular happening in a population. Okay, that one is nothing but probability. इसको याद ही रखना. द पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का डिफरेंस है, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. द टेस्ट अप्लाई टू इंटरवल डाटा विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. उसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? एनोवा, Karpalson, then the correlational test apply to the nominal and ordinal data or interval data which is not normally distributed. जो स्क्यूनेस आता है, अगर उसमें हम टेस्ट कोई अप्लाई करते, दैट वन इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. अगर सिमेट्रिकल रीजन पे आ रहा है, दैट हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखा था. ओके okay? क्या रिपीट करना है कृष्णा जी? कौन सी वाली चीज रिपीट करनी है, थोड़ा बताएंगे? ओके, प्रोबेबिलिटी. मान लीजिए प्रोबेबिलिटी जो होती है, अलग एग्जांपल से बता दो. हम किसी भी डिसीज का, हम सब डॉक्टर से इसलिए हम डिसीज के बारे में पढ़ते हैं. तो एक हम कोई भी डिसीज पढ़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बुक्स में लिखा हुआ होता है कि द 35% ऑफ अ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डिसीज. ओके. अगर कोविड के बारे में देखा जाए, तो हमने देखा था कि परसेंटेज में दिया हुआ था, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कितने परसेंट में कोविड हो सकता है, कितने परसेंट लोगों में. जो ओल्ड एज है उनको कितने परसेंट चांसेस है कोविड होने की, बच्चों में कितने परसेंट चांसेस है कोविड होने के. दैट मीन्स कोविड पॉपुलेशन में कितने लोगों को हो सकता है स्प्रेड होने के बाद, तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स the occurrence of that particular happening, occurrence of that particular, what we can say, whatever the thing is going to happen in a population, तो उसके चांसेस कितने हैं. जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कोई भी प्रिक देते हैं, तो वहां पे एब्सेस बनने के चांसेस कितने हैं. अगर हमने देखा कि किसी क्लिनिक में बहुत ज्यादा एब्सेस बन रहे हैं, अगर उसको ही रिसर्च टॉपिक में ले लिया, तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज लाइकली 1% होना चाहिए, लेकिन उस क्लिनिक में, उस हॉस्पिटल में 10% से ज्यादा हो रहा है. दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ सम माल फंक्शन इज गोइंग ऑन. तो पॉपुलेशन में चांसेस कितने हैं उस चीज के ऑकरेंस के लिए, बार बार होने के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे अगर डायस का एग्जांपल लिया, तो 6 नंबर आने के लिए मुझे कितनी बार फेंकना पड़ेगा, और कितनी बार फेंकने के बाद मुझे चांस है कि एक बार में 6 ला सकूं. तो मुझे कम से कम 6 बार तो फेंकना पड़ेगा. 6 बार में एक बार ही कम से कम चांस है कि मेरे 6 के 6 नंबर उस पे आ जाए. दैट मीन्स
6 बार फेंकने के बाद अगर एक बार मेरे 6 नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी और द प्रीवैलेंस क्या हो गया, 1/6। मैंने 6 बार उस डायस को फेंका और उसके बाद में सिर्फ एक ही बार मुझे मिनिमम चांस है 6 नंबर आने की। सो वट एवर द हैपनिंग इन अ पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इन रिसर्च मैटर। ओके, अब समझ में आ गया। ओके, अब इसमें जो है ना, जैसे प्रॉपर्टीज है, अजम्पशन करना है, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं कर सकते। अजम्पशन मींस द हाइपोथेसिस। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी अगर देखा जाए पैरामेट्रिक टेस्ट में तो मीन वैल्यू होती है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की मीडियन वैल्यू होती है। कोरिलेशन यहाँ पे पियर्सन है, यहाँ पे स्पेर्समन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, और यहाँ पे आर्बिट्ररी है, दैट कैन बी स्क्यूनेस और नॉन स्क्यूनेस। ओके, पॉपुलेशन नॉलेज पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड। नॉन पैरामेट्रिक के लिए नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दैट वन इज अ क्वालिटेटिव आउटकम। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के याद कर लेना। ओके, द टेस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंस, अगर क्वांटिटेटिव डाटा है तो हमें पेयर्ड अनपेयर्ड टी टेस्ट, एनोवा, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज करना है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा जब होगा तो उसमें होता है जेड टेस्ट, ओके, देन द काई स्क्वायर, देन द मैकनेमर्स टेस्ट, फीचर टेस्ट, उसके बाद में मैनविटन भी आ जाता है इसमें। ओके, साइन रैंक टेस्ट भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ये दोनों का स्क्रीनशॉट निकाल लेना, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। उसके बाद में आता है टेस्ट फॉर द ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल स्केल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा अगर है तो कौन से टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट उसका वाइस वर्सा है। अगर इंटरवल स्केल डाटा है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो टी टेस्ट लगाना है। ऑर्डिनल डाटा है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो मैन विटनी और विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट लगाना है। एनोवा अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो उसके जैसे ही दूसरी टेस्ट है, इफ यू आर गेटिंग ऑर्डिनल डाटा देन द क्रुशियल वैलिस टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन, देन द स्पेर्समैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिपीटेड मेजर एनोवा, यहाँ पे फ्रेडमैन्स टेस्ट लगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लेना। ओके, ओके, द स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर द इंटरवल डाटा। ओके, सिंगल आरएक्स मींस सिर्फ एक ही सेटिंग में हमने बिफोर एंड आफ्टर कर रहे हैं पेयर टी टेस्ट, दैट मींस वन डिपेंडेंट एंड वन नॉन डिपेंडेंट डाटा है। ओके, उसके बाद में मल्टीपल आरएक्स इन सेम इंडिविजुअल्स, दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग one dependent and two non-dependent, or one non-dependent and two dependent characteristics, that means the repeated measure ANOVA लगाना है। Two different groups with the same treatment, with the one dependent and one non-dependent variables, at that time हमें लगाना है unpaired t test। ओके, उसके बाद में मोर देन थ्री और थ्री डिफरेंट ग्रुप्स है तो उसमें लगाना है एनोवा वन में। अगर हमें एसोसिएशन देखना है इन बिटवीन द ग्रुप्स, एट दैट टाइम हमें लगाना है रिग्रेशन एंड कोरिलेशंस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, जब ये जो है ये इंटरवल डाटा के लिए है, ये जो है ये नॉमिनल डाटा के लिए टेस्ट है। वॉट एवर द डेटा ऑब्टेनिंग बाय यू while doing a research, you should identify that data। लाइकवाइज द इंटरवल है, नॉमिनल है, रेशियो स्केल है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चूज होते हैं। ओके,
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑर्डिनल डाटा है तो उसमें ये सारी चीजें अप्लाई हो सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ ऑर्डिनल डाटा देन व्हाट टेस्ट शुड बी यूज्ड। ओके, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ओके, टाइप ऑफ डाटा अगर इंटरवल है, अनपेयर्ड, दैट मीन्स, और बिटवीन द ग्रुप लगाना है, बिटवीन द ग्रुप, तो एट दैट टाइम टी टेस्ट लगाना है, अनपेयर्ड एनोवा लगाना है वन वे। विद इन द ग्रुप लगाना है, टी लगाना है पेयर्ड, एनोवा लगाना है रिपीटेड मेजर्स, डिपेंड ऑन द डाटा सेट और डिपेंड ऑन द वेरिएबल्स वॉट एवर यू आर यूजिंग। अगर नॉमिनल है तो काय स्क्वायर फिशर एक्सट्रैक्ट लगाना है, मैकनेमर एंड कोचन्स क्यू टेस्ट, ऑर्डिनल या नॉन गॉसियन डाटा। हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ही गॉसियन, बेल शेप कर्व या गॉसियन कर्व देखते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में हमने देखा था कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ओके, और इसमें ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि if groups are more than two then the tests are given in a blue only। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, अब इसमें याद रखना कि टी टेस्ट अजम्पशंस पे कब यूज हो रहा है। टू ग्रुप्स, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, होमोजेनिसिटी होनी चाहिए, मतलब सेटिंग्स दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, एनोवा, more than two groups, one way, unpaired, repeated measures, that means a paired repeated measures हमने देखा था within the group, one way ANOVA, between the group। ओके, और जब हमारे पास में क्वालिटेटिव डाटा आएगा दैट वन इज अ पोस्ट हॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं हम वहां पे। ओके, पोस्ट हॉक टेस्ट के different assumption about the equality of variance in a group size। इसको सिर्फ पढ़ लेना, याद रखना, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट वन इज टू कॉम्प्लिकेटेड। पोस्ट ऑफ टेस्ट, बस याद रखना कि पोस्ट ऑफ टेस्ट एक अलग से टेस्ट होती है विच इज इक्वल टू इनोवा फॉर द क्वालिटेटिव डाटा। वो रिलेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एसोसिएशन आपके सिलेबस में है नहीं, एंटिटी एंटिटी नहीं है। हाँ, इस ऐसे कुछ दिया जाएगा डाटा या फिर इस हिसाब से क्वेश्चन को दिया जाएगा, और विच टेस्ट यू आर गोइंग टू यूज। ओके, उस हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपका डाटा सेट जो है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और डायरेक्टली दिया जा सकता है कि द ऑब्टेनिंग डाटा इज अ ऑर्डिनल वन इन अ नॉमिनल स्केल, लाइकवाइज। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई चीज रिपीट करनी है, क्या करनी है, बता सकते हो, नहीं करते तो। आपको कभी भी कैलकुलेशंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, आपको उसके फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं। फॉर्मूलेस में दे देता हूँ फॉर द टेस्ट। टेस्ट के फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कब कौन सी टेस्ट कहाँ पे यूज करनी है वो पूछे जाते हैं।
फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं मीन मीडियन मोड के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, स्टैंडर्ड एरर के लिए, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। एंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, और एक चीज अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सब तो दिख रहा है। या इसको और जूम, दिख रहा है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसको रट्टा मार लेना। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि दोज आर द लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर डूइंग रिसर्च। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके डिटेल्स बहुत अलग लेवल पे है, लेकिन मैंने सिर्फ कौन से वाले गाइडलाइंस नेशनली इंटरनेशनली यूज करने चाहिए इन दैट रिसर्च, वो मैंने कुछ निकाला हुआ था। ये अलग चीज है, लेकिन ये जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट में आ जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस है उसको माना जाता है। जैसे रैंडमाइज ट्रायल अगर करनी है तो गाइडलाइंस और चेकलिस्ट कौन सी यूज करनी है, तो कॉन्सोर्ट है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए स्ट्रॉब है। सिस्टमेटिक रिव्यू एंड द मेटा एनालिसिस के लिए प्रिज्मा इज फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू, प्रिज्मा पी इज फॉर द मेटा एनालिसिस। स्टडी प्रोटोकॉल स्पिरिट है। देन द डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक स्टडीज के लिए स्टैड है। केस रिपोर्ट के लिए केयर है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के लिए एग्री है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए SRQR है। इसके गाइडलाइंस बहुत अलग है, लेकिन ये नाम आपको पता ही होनी चाहिए while getting that particular एग्जाम। अभी बहुत सारी चीजें रिसर्च और स्टैट की इसमें हो चुकी है।
ठीक? इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें वापस से पढ़नी है या कुछ पूछना है तो आज ही पूछ लें। और कल क्लास नहीं होगी। कल जो भी आपको क्वेश्चनियर दिया गया है तो उसको पढ़ के आना। जो भी आपके पास में क्वेश्चन है, बुक दी हुई है, ये सब कुछ चीजें दी हुई है, तो उसको पढ़ के आना। परसों शाम को एक 15 क्वेश्चंस का 15 मिनट में आपको आंसरिंग करना है विथ गूगल फॉर्म। ऑनलाइन ही करना है। तो ये आप पे डिपेंड है, विदाउट एनी चीटिंग। परसों के दिन। अंडरस्टूड टू एवरीवन? ओके। और उससे भी डिस्कस होगा। और मंडे से हम थोड़ा आयुर्वेद पार्ट भी ले लेंगे। स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा वायरल है आज, इसलिए जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूँ मैं। शुड वी स्टॉप हियर? लेकिन हाँ, मुझे और एक चीज बोलनी है। जो भी मैं क्वेश्चन निकालूंगा 15 या 20, तो वो इसलिए कि आपका जो है वो, मैं ये assumption मान के चल रहा हूँ कि आप उसका स्टडी कर रहे हो। जो भी सिस्टम में सिखाया जा रहा है, जो भी आपके पास में सिलेबस पड़ा हुआ है, और वो स्टडी के आउटकम के लिए मैं क्वेश्चंस दे, वो मुझे ऑनलाइन ही चाहिए इमिडिएटली। मैं उसके लिए 20 मिनट रख रहा हूँ अलग से एक्स्ट्रा वाले। गूगल फॉर्म में ही मिलेंगे और उसको इमिडिएटली आपको सॉल्व करना है। और उसमें फिर क्या दिक्कत आ रही है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके। चलो फिर आज खत्म करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।